जी बेटा आ रही। जी। सेकंड क्लास हम ये देखते हैं कि 143 द बेसिक सिस्टम ऑफ स्कूल रिगार्ड द चाइल्ड एज द डैश हु नीड मस्ट बी स्टडीज एंड अंडरस्टैंड कैटेड एंड फुलफिल्ड, कि वो बच्चे की हमने सारी चीजें फुलफिल करनी है। मीनिंग द बेसिक सिस्टम ऑफ स्कूल रिगार्ड द चाइल्ड एज द, अच्छा बच्चे को हमने क्या समझना है स्कूल के अंदर? हु नीड यानी कि उसकी हमने जरूरियात भी पूरी करनी है, उसको समझना भी है, कैटर भी करना है उसको फुल, यानी उस बच्चे को हमने क्या समझना है? हमने सोशल कंज्यूमर समझना है, इकोनॉमिकल कंज्यूमर समझना है, एजुकेशनल कंज्यूमर समझना है, या आर समझना है? वो और बच्चा जो हमारे पास आया है स्कूल के अंदर और उसकी हमने तमाम जरूरतें पूरी करनी है, तो वो हमारे पास क्या है? वो हमारे पास एजुकेशनल कंज्यूमर है। क्या है? एजुकेशनल। हम उससे इकोनॉमिकल कंज्यूमर नहीं समझेंगे या सोशल कंज्यूमर, हम उसको एजुकेशनल कंज्यूमर समझेंगे, इस बच्चे जो हमारे पास आता है। द कम्युनिकेशन प्रोसेस इज मेड अप ऑफ वेरियस कंपोनेंट विच आउट ऑफ फॉलोइंग इज द एक्चुअल प्रोडक्ट फ्रॉम द सोर्स। जो कम्युनिकेशन प्रोसेस के अंदर थोड़ा सा कम्युनिकेशन प्रोसेस बहुत सारे कंपोनेंट से मिलकर बना है, और असल प्रोडक्ट कम्युनिकेशन प्रोसेस की क्या है? थोड़ा सा एक्टिव हो जाएं, कुछ जवाब साथ बताते रहें। उस कम्युनिकेशन के अंदर सबसे अहम चीज क्या है? वो प्रोडक्ट क्या है जो हो रही है? वो आपका मैसेज है। वो क्या चीज है? मैसेज है जो कम्युनिकेट हो रहा है, जो प्रोपगेट हो रहा है, जो आगे फैलाया जा रहा है। अ गुड प्रेजेंटेशन मस्ट हैव, अच्छी प्रेजेंटेशन कौन सी होती है? जिसकी एक्सप्लेनेशन हो, इंटरेस्टिंग हो, एग्जाम्पल हो, सिक्वेंसेस हो। अब यहाँ पे ना एक्सप्लेनेशन। जो है वो, ये दो चीजें जो मुझे करती हैं, एक ये सीक्वेंस इंटरेस्टिंग और एक सीक्वेंसेस वाला। और मेरा जो इसके अंदर वोट है ना, वो है सीक्वेंसेस का। कि अगर उस प्रेजेंटेशन के अंदर, अच्छा प्रेजेंटेशन में एक्सप्लेनेशन उसके अंदर होनी नहीं चाहिए। प्रेजेंटेशन का मतलब क्या होता है कि आप पीपीटी के अंदर बुलेट्स पॉइंट्स लिखते हैं, और वो बुलेट पॉइंट जो है वो समझाए जाती हैं। वो एक सेल्फ वर्ड फाइल हो ना, तो पीडीएफ फाइल, वर्ड फाइल, उसके अंदर चीजों की एक्सप्लेनेशन होती है। पीपीटी के अंदर चीजों की एक्सप्लेनेशन नहीं होती, बस चीजें एक सेल्फ ऐसी बनाई जाती हैं कि वो अपनी एक्सप्लेनेशन खुद दे रही हो। ठीक है, तो अच्छी पर ये अच्छी इंटरेस्टिंग होनी चाहिए, नो डाउट एग्जाम्पल होनी चाहिए। लेकिन जो सिक्वेंसेस है ना, कि अगर प्रेजेंटेशन के अंदर हर स्लाइड अगली स्लाइड के साथ एक सीक्वेंस के अंदर नहीं होगी, पहली बाद में बात, बात वाली पहली बात हो रही होगी, तो ये हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। तो सीक्वेंस जो है वो होनी चाहिए। डैश इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एजेंट इन क्रिएटिंग इफेक्टिव एंड इंक्लूसिव क्लासरूम। कौन इन क्लासरूम को इफेक्टिव या इंक्लूसिव बनाता है? कौन है? स्टूडेंट, टीचर, एजो या डीओ? कौन आके क्लासरूम को बनाया जाता है? टीचर। टीचर बनाता है क्लासरूम को जबरदस्त, इफेक्टिव, इंक्लूसिव, ये सारा काम टीचर ने करना हो। द एम्फोसाइजेज इन द क्लासरूम शुड बी, क्लास के अंदर किस चीज के ऊपर जोर होना चाहिए? पूरी क्लास के जो जरूरियात है उसके ऊपर। द नीड ऑफ एक हर इंडिविजुअल को फोकस होना चाहिए, द सब्जेक्ट जो है उसको, या टीचिंग मेथड उसको। तो क्लासरूम के अंदर इंडिविजुअल को फोकस करना, पेडागोजी जो है ना, साइकोलॉजी, पेडागोजी, ये बात करते हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस की बात करते हैं। हर बच्चा यूनिक है, हर बच्चा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, हर बच्चे की नीड को पूरा करना जरूरी है। पूरी क्लास को ओवरऑल जनरलाइज करना, सबको साथ लेके चलना, वो इतना जरूरी नहीं जितना हर इंडिविजुअल बच्चे की जरूरत को पूरी करना, इंडिविजुअल की नीड को पूरी करके उसको साथ लेके चलना है। तो नीड ऑफ द इंडिविजुअल चाइल्ड जो है वो इसका आंसर होगा। हिंड्रेंस इन अचीविंग द प्रोफेशनल स्टेटस ऑफ द टीचर इज, जो रुकावट है प्रोफेशनल स्टेटस किसी भी बंदे की हासिल करने की, वो क्या है? टीचर एक प्रोफेशनल क्यों नहीं बन पाता? क्या रुकावट है? कोड ऑफ एथिक्स का नहीं पता, इंप्रूवमेंट एडमिशन टेक्निक को बेहतर करने की जरूरत है, एक्सटेंशन एंड ड्यूरेशन ऑफ एजुकेशन, या लो सैलरीज? क्या वजह है? उस्ताद प्रोफेशनल क्यों नहीं बन पाता? सोचिए, कौन सी चीज हमारे ऊपर फिट आती है? ऑप्शन है कोड कोड ऑफ ऑफ एथिक्स एथिक्स। तो ऑलरेडी डिसाइडेड है, वो तो बने हुए हैं, कोड ऑफ एथिक्स बने हुए हैं पहले से। लो सैलरीज, उस्तादों की सैलरी बहुत कम होती है। ये गरीब के बाल जब वो होते हैं, रिटायर होते हैं, तब जाके मेहरान लेने के काबिल होते हैं।
इनकी सैलरी से इतना कुछ बनता है। तो उस्तादों की सैलरी कम होने की वजह से वो एक प्रोफेशनल स्टेटस सोसाइटी के अंदर, भाई बात ये है, जिन्होंने घर दाने उन्होंने कमले भी सियाने। जब आपके पास पैसा है, आपके पास ओहदा है, आपकी बात के अंदर वजन है, आप जितने मर्जी सियाने हों, जितनी अकलमंदी वाली, शऊर वाली, तजर्बे वाली बातें कर रहे हों, जेब खाली है, टक्के के नहीं है, टक्के के भी नहीं है, फिर आपकी कोई अहमियत नहीं है। तो उस्तादों की सैलरीज कम है। उस्ताद किसको मोटिवेट करे? बेटा पढ़ोगे तो उस्ताद बनोगे। तो सर जी जी थोड़ी हालत है ना, थोड़ा सीनियर चंगे हैं। तो उस्ताद की सैलरीज कम होना, ये उसकी एक प्रोफेशनल जो स्टेटस है उसकी अंदर एक रुकावट है। हु ओरिजिनली कॉइन्ड द टर्म एंड्रागोजी? ये एंड्रागोजी जो है ना, इसके पीछे दो बंदे पड़े हुए हैं। एक अलेक्जेंडर कैप है, खप इसको कह लें। एक मेलकोलम नॉल्स है। नॉल नहीं होते हमारे यहाँ, कॉम होती है, जो वाली याद रखें। अब ये दो बंदे यानी दो लोग हैं जो इसके अंदर, जिसने एंड्रागोजी के ऊपर इन दोनों ने काम किया था। ठीक है, एंड्रागोजी बड़ों को तालीम देना, इसके ऊपर अलेक्जेंडर खप ने और मलकोलम नॉल ने, इन दोनों ने काम किया था। लेकिन जो अलेक्जेंडर खप है ना, ये जीत गई थी। यानी जो कप है अलेक्जेंडर, मैं इसका नाम बिगाड़ रहा हूँ आपको याद करवाने के लिए, एसोसिएशन बनाने के लिए, कि आपको याद रहे, ये भूल जाते हैं दोनों बंदे। तो ये कप है, इसको कप मिला था, यानी ये बंदा, इसने इसको क्वाइन किया था, ये पहले नंबर पे आया था। फिर इसके ऊपर बाद में काम किया था मेलकोलन नॉल्स ने काम किया था, याद रहेगा। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल अपवर्ड कम्युनिकेशन। अपवर्ड होते हैं अपने से ऊपर वालों से बात करना। परफॉर्मेंस रिपोर्ट प्रिपेयर्ड बाय एम्प्लॉइज। एक एम्प्लॉय परफॉर्मेंस रिपोर्ट बनाता है तो किसके लिए बनाता है? अपने बॉस के लिए ना। ये तो वही है, हमने एक्सेप्ट की बात करनी है। जॉब डिस्क्रिप्शन सर्वे। जॉब डिस्क्रिप्शन जो सर्वे होता है, सर्वे कौन करवाता है? ये जॉब डिस्क्रिप्शन सर्वे, ये एडमिनिस्ट्रेशन का काम होता है, मैनेजमेंट का, उन्हीं के फायदे के लिए होता है कि जॉब ये उनका होता है। तो ये वाली इसके अंदर अपवर्ड कम्युनिकेशन के अंदर नहीं आएगी। सुजेशन बॉक्स। आप सुजेशन किसको दे रहे होते हैं? बॉस को दे रहे होते हैं ना। नीचे से ऊपर जा रही है ना ये। इम्प्लाइज एटीट्यूड। इम्प्लाइज एटीट्यूड से इफेक्ट कौन होता है? एटीट्यूड से मुराद है तो उसका फीडबैक होना। इम्प्लाइज फीडबैक देगा, या इम्प्लाइड किसी चीज के मुतालिक अपना बिहेवियर शो करेगा। तो बिहेवियर किसके लिए होगा? अपने साथ के कुलीग को शो करेगा? नहीं, वो एडमिनिस्ट्रेशन को शो कर रहा है कि मैं मुझे उसको फीडबैक दे रहा है बेसिकली। तो ये इम्प्लाइज एटीट्यूड भी उसके लिए होगा। तो जो जॉब डिस्क्रिप्शन सर्वे है, ये यहाँ पे टर्म ऐसी है जो कि अपवर्ड कम्युनिकेशन के अंदर नहीं आती। कीपिंग इन व्यू द टाइप्स ऑफ स्टूडेंट आर जनरली ग्रुप्ड एज। तो जो बच्चों की टाइप होती है, ये एवरेज, बिलो एवरेज, अबव एवरेज, ये सारे होते हैं बच्चे। जो स्टूडेंट होते हैं हर तरह के होते हैं, तो इनको तीनों टाइप्स होती हैं। विच साउंड आर इजियर टू लिप रीड? ये सवाल मैंने इसकी एक्सप्लेनेशन दे दिया, ये टॉपिक मेरे लिए भी नहीं नया था। तो देखें कौन सी बातें, लफ्ज, अल्फाज ना, जो जबान पे बोलना हमारे लिए आसान है। ऐसे आप सोचो, थोड़ा सोचो। कॉन्सोनेंट और अगर हो वावल की बात हो, तो कौन से लफ्ज आप आसानी से साउंड कर सकेंगे? ओ, ए, आई, ओ, यू, ए, ई, आई, ओ, यू। अब थोड़ी सी अपनी जबान से देखिए। के। अब के आसान है कि ए, ई, आई, ओ, यू आसान है? डेफिनेटली के आसान है। के, बी, एम, पी। अब ये वाली चीजें जो हमारे लिए कॉन्सोनेंट आसान है। अब कॉन्सोनेंट के अंदर फर्दर आए वो चीजें जिनके अंदर होंठों ने एक दफा मिलना हो। एम, पी। अब इस तरह की चीजें वो थोड़ी आसान है। तो इसके आंसर क्या होगा? इसका इसका आंसर ये है, खैर इसको मैंने नीचे एक्सप्लेन किया, मुझे भूल गया। अच्छा, ये तीन तरह के आपने याद रखने हैं। एक होता है लाइबल, लाइबल साउंड। ये होते हैं पी, बी, एम। ठीक है, बड़े आसानी से इजीली प्रोनाउंस किए जा सकते हैं। कुछ उसके बाद आते हैं वो मुश्किल होते हैं। तो ये वाला आपने पढ़ लेना है, तो इसका जवाब ये वाला है। ये इसकी आपने एक्सप्लेनेशन जो कर लेनी है। ये यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि मैंने ये शायद आपके साथ एमसीक्यू शेयर ना हो सिवाय चंद लोगों के। तो ये वाले ना, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, ये आपने ये याद कर लेना पैराग्राफ। मोस्ट डिफिकल्ट टू स्पीच रीड आर। अच्छा, उसी सवाल का तसलसल है, उसी टॉपिक में से कम्युनिकेशन पे। कौन सा लफ्ज सबसे मुश्किल प्रोनाउंस करना है? वावल, कॉन्सोनेंट, वर्ड एंड सेंटेंस। तो वावल को प्रोनाउंस करना जो है, ये लिप के ऊपर थोड़े से मुश्किल से आते हैं। तो इसको, और इसको बाद में समझना भी मुश्किल से लगता है, तो वावल जो है इसको प्रोनाउंस करना मुश्किल है। ये इसको भी आपने रीड कर लेना। कॉमन स्पीच प्रॉब्लम इज। जो स्पीच का प्रॉब्लम होता है कॉमन, कौन सा होता है?
आर्टिकुलेशन, चीजों को आर्टिकुलेट करना, नेस्लिटी नेस्लिटी, शटरिंग स्टटरिंग, ऑल ऑफ दी। कौन सी चीज इसके अंदर जो है वो, तो there are difficulty in pronouncing sound correctly, individual may substitute omen distort sound which can be स्टटरिंग होगा इसका। मुझे ना ये खैर ये एमसीक्यूज ना मैंने तीनों की वजाहत कर दी है नीचे कि ये जो आर्टिकुलेशन क्या है, नेस्लिटी क्या है, शटरिंग क्या है। मुझे इसका ना खुद कोई नहीं इतना पता है, नई सी बात थी, मैंने कहा इसको मैं पढ़ लूंगा लेकिन शायद नहीं पढ़ सका। चलो इसको देख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि कम्युनिकेशन प्रॉपर आपके कोर्स आउटलाइन के अंदर लिखा हुआ है। जो स्पेशली कर रहे हैं ना, वो वाइस प्रिंसिपल प्रिंसिपल के लिए जा रहे हैं, तो उनके लिए वहां पे लिखा हुआ है कि ये सिलेबस के अंदर, तो इसीलिए आपने कम्युनिकेशन के रिलेटेड जो चीजें हैं ना उनको मिस नहीं करना। तो ये कम्युनिकेशन के चैप्टर में से है, ठीक है। तो आर्टिकुलेशन क्या होता है, नेस्लिटी क्या होता है, ये मुझे भी नहीं आता, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा ड्रॉप कर रहा हूँ। और मुझे इसको जवाब तो देखना चाहिए था, क्या था इसका जवाब। चलो फिर देख लेते हैं 154 का। नेक्स्ट है द पार्शियल और टोटल लॉस ऑफ एबिलिटी टू अंडरस्टैंड स्पीच आर जब लोगों को ना उनके लॉस ऑफ स्पीच, अगर मेंटली डिसऑर्डर हो जाए ना, तो आपके अल्फाज, क्योंकि अल्फाज के डायरेक्ट ताल्लुक दिमाग के साथ है, दिमाग और जबान की आपस के अंदर कोऑर्डिनेशन ना हो रही हो तो आप नहीं बोल पाते, तो ये अफेजिया होती है, ठीक है, अफेजिया। और अगर ये जो है ना रिसेप्टिव अफेजिया, ये होती है कि जब आपको समझ नहीं आती, और प्रोडक्टिव फीज है जब आप बोल नहीं सकते। टोटल फीजिया का वर्ड यहाँ पे यूज किया है, और बस ये अफेजिया और टोटल फेजिया एक ही बात है। तो टोटल फेजिया का वर्ड होता चूंकि कोई नहीं है तो हमने अफेजिया यूज कर लिया, मैं इसको वैसे भी निकाल देता हूँ, ठीक है। तो ये वाले आपने ये पढ़ लेना है इसको। ये सवाल भी अहम है, अहम सवाल मुश्किल है। सेंसरी थ्रेशोल्ड ऑफ न्यू बर्न एज कंपेयर टू अडल्ट इज एज। अब पहले तो देखिए थ्रेशोल्ड क्या होता है, लोअर थ्रेशोल्ड क्या होता है, हायर थ्रेशोल्ड क्या होता है। थ्रेशोल्ड एक खास तरह की, जैसे देखे ना मैं सेंसरी ऑर्गन को इस्तेमाल करता हूँ, तो अगर मुझे थोड़ी सी आवाज भी दी जाए और मैं उससे चौंक जाऊं, थोड़ी सी आवाज से चौंक जाऊं, इसका मतलब है कि मेरा लोअर थ्रेशोल्ड है, जरा सी आवाज से मैं बंदा जाग जाता हूँ। अगर जरा सी लाइट होने से भी मुझे पता चल जाए लाइट हुई है, तो इसका मतलब है कि मेरी थ्रेशोल्ड लो है। और अगर मुझे मेरी नींद ऐसी हो कि मेरे सामने कोई ढोल पीटे आके और फिर भी मुझे जागना हो जाए, तो मेरी थ्रेशोल्ड हाई है। अगर मेरे सामने कोई जो है वो बड़ी सी लाइट भी हो तो मुझे तब जाके पता चला कि लाइट जली है, तो ये हाई थ्रेशोल्ड है। छोटे बच्चे जो होते हैं इनकी थ्रेशोल्ड पुअर होती है, ये लो थ्रेशोल्ड के होते हैं। इनके लिए जो साउंड होती है, आवाज जो होती है, ये इनको कम सुनाई देती है। यानी कम सुनाई दी है कि सो गए हैं यहाँ, तो इनको जो है ना अब जरा सा ऐसी आवाज आएगी तो जागेंगे नहीं, ठीक है। ये कम सेंसिटिव होते हैं, लेकिन जो बड़े होते हैं वो ज्यादा सेंसिटिव होते हैं। तो यहाँ पे जो छोटे बच्चे हैं, जो छोटे बच्चे हैं वो बड़ों के मुकाबले में कम उनकी, यानी लोअर उनकी थ्रेशोल्ड, हायर उनकी थ्रेशोल्ड होती है, इट मीन वो पुअर होते हैं। मैंने यहाँ पे इसकी एक स्टोरी लिखी हुई है, इस स्टोरी को आपने याद कर लेना, पढ़ लेना तो आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। विच इज नॉट द टाइप ऑफ टेली कॉन्फ्रेंसिंग, कौन सी इसमें से टेली कॉन्फ्रेंसिंग की टाइप नहीं है। अब टेली कॉन्फ्रेंस क्या होती है, जहां दो फरीक आपस में गुफ्तगू कर रहे हों। इसको मैं किसी का कैमरा ऑफ कर दूं, बेचारा परेशान हो बैठा है कि यार मेरे कैमरे के साथ क्या हो गया, क्यों ऑन हुआ कर। इधर अच्छा चलो। तो टेली कॉन्फ्रेंस जहाँ गुफ्तगू हो रही हो, अब ये बताएं कि ऑडियो टेली कॉन्फ्रेंसिंग जो है, इसके अंदर हमारी यानी ये फोन कॉल कर रहे हैं, हेलो उधर से हेलो हो रही है, ऑडियो हो रही है। वीडियो टेली कॉन्फ्रेंसिंग जहाँ पे हम मोबाइल पे स्काइप के ऊपर, गूगल मीट के ऊपर, या हम जूम के ऊपर जो कर रहे हैं, ये वीडियो टेली कॉन्फ्रेंसिंग है। टीवी टेली कॉन्फ्रेंस कोई होती है, टीवी के ऊपर आप उसको जवाब सवाल दे रहे हो, तो टीवी टेली कॉन्फ्रेंस कोई नहीं नो होती। सर। कंप्यूटर टेलीकॉन्फ्रेंस हो सकती है कि जिसके अंदर आप कोई ईमेल कर रहे हैं, कोई खत्तो किताबत कर रहे हैं, कोई डाटा सेंड कर रहे हैं, तो वो होती है, ठीक है। द मेन टाइप ऑफ टेलीकॉन्फ्रेंस आइडेंटिफायर आर, टेलीकॉन्फ्रेंस कितने तरह की होती है, तीन तरह की होती है ना, जो हमने ऊपर बात किया, ऑडियो वीडियो और जो है वो क्या है, कंप्यूटर टेलीकॉन्फ्रेंस, ठीक है, तीन तरह की होती है।
ऑडियो और वीडियो और कंप्यूटर कॉन्फ्रेंस मैंने यहाँ बता दिए। अमेरिकन अप्रोच एम्फसाइजेज ऑन, अमेरिका की जो अप्रोच है वो किस चीज के ऊपर जोर देती है। अच्छा, दो तरह के हमारे पास अप्रोचेज होती हैं। एक अप्रोच है हमारे पास अमेरिकन, और एक हमारे पास अप्रोच है यूके। ठीक है, जो अमेरिकन अप्रोच है ना, ये लर्निंग ऑब्जेक्टिव के ऊपर फोकस करती है, और जो अप्रोच है ना यूके की, वो टीचर और कंटेंट के ऊपर जो है वो उसका फोकस होता है। तो अमेरिकन अप्रोच लर्निंग ऑब्जेक्टिव मकासद तालीम के ऊपर इनका फोकस होता है। रिट्रीविंग इंफॉर्मेशन प्रीवियसली स्टोर्ड इन द मेमोरी, वो इंफॉर्मेशन जो मेरे दिमाग के अंदर स्टोर्ड है। अप्रोच विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, ये किस सवाल के बारे में सर आप बात कर रहे हैं? अमेरिकन अप्रोच, अच्छा अमेरिकन अप्रोच एजुकेशन के मुतालिक ना, क्या होती है ये अमेरिकन अप्रोच एम्फसाइजेस। किसके ऊपर? वो लर्निंग ऑब्जेक्टिव के ऊपर। अच्छा, इंफॉर्मेशन को रिट्रीव करना, वो जो मेरे दिमाग में कहीं सेव है उस इंफॉर्मेशन को रिट्रीव करना, अटर करना, बोलना, तो ये क्या कहलाता है? रिकॉल करता है। रिकॉल करना, जो किस चीज को अटर करना होता है, रिकॉल बोलना होता है दिमाग से लेके बैक, तो वो रिकॉल होता है। ब्रॉडली स्पीकिंग एजुकेशन बिगिंस एट, जो बच्चा है ये कब से बोलना शुरू करता है, किस दिन से? बर्थ से, नर्सरी से, प्राइमरी से, या बोर्ड एग्जाम से? बर्थ से। ठीक है, बच्चा जो अपनी लैंग्वेज उसकी डेवलप होना शुरू हो जाती है ना, वो बर्थ से ही हो जाती है। वहीं से उससे उससे कुछ ना कुछ आ का करके अपना अल्फाज को समझ जाने के साथ वो चलता रहता है। विच इज इनफॉर्मल एजुकेशन दैट विच हैपन, इनफॉर्मल एजुकेशन कौन सी है? थ्रू नॉन फॉर्मल स्कूल, थ्रू कल्चरल एक्टिविटी, थ्रू मास मीडिया इन एंड इनटू कंट्री। ये क्या है? थ्रू मास मीडिया इन एंड इनटू कंट्री, बी एंड सी। अब बताएं इनफॉर्मल एजुकेशन कौन सी है? नॉन फॉर्मल इनफॉर्मल एजुकेशन है? नहीं। कल्चरल एक्टिविटी इनफॉर्मल है? जी। मास मीडिया, मास मीडिया लगा रहे या मास लगा रहे हैं? मास कहते हैं पब्लिक को, मास मीडिया नहीं, पब्लिक के लिए जो ओपिनियन चल रही होती है, जो पब्लिक से ले रहे होते हैं, वो चाहे इन या आउट ऑफ द कंट्री। ये वाला थोड़ा मुझे डाउट हो रहा है कि ये ऑप्शन क्या हुआ है, थ्रू मास मीडिया इन एंड इन टू कंट्री। इन आर आउट ऑफ द कंट्री होना चाहिए था ना, इन आर ऑफ द कंट्री होना चाहिए। तो ये दोनों बी एंड सी ठीक है। मतलब जो होती है ना इनफॉर्मल एजुकेशन, वो जो हम कहीं भी सीख रहे होते हैं, एक्टिव कल्चर से, लोगों से, अपने मुल्क में, बाहर के मुल्क, कहीं से कुछ भी सीख रहे हैं, ये आ जाएगा। विच ऑफ दीज इज कम्प्लेक्स एक्टिविटी, अब इन चारों में से कौन सा काम मुश्किल है? लिखना मुश्किल है, अपने ख्यालात का इजहार करना मुश्किल है, रीड करना मुश्किल है, अंडरस्टैंड करना मुश्किल है, कौन सा काम मुश्किल है? अंडरस्टैंड करना। नो 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 नो, एक्सप्रेस करना, अपने फील, एक चीज याद कर ली है ना, उस चीज याद की हुई चीज को फिर बताना पब्लिकली आके, उसको एक्सप्रेस करना, उसको परफॉर्म करना, ये मुश्किल है। एक चीज पढ़ी है तो याद हो जाना तो दूसरे के कंप्रिहेंशन के ऊपर आता है, लेकिन उस चीज को अगले लेवल पे एक्सप्रेस करना आके, परफॉर्म करना आके, ये अगला लेवल आता है। तो एक्सप्रेस करना सबसे मुश्किल होता है। आई हैव सेंट ओनली फॉर द पर्पज ऑफ परफेक्टिंग गुड मोरल्स, मैं लोगों को उनके अखलाकियात बेहतर करने के लिए आया हूँ, अखलाकियात में अच्छा बनाने के लिए आया हूँ। काश हमारे अखलाक भी अच्छे होते। अल्लाह हमें अच्छा बनाए जी। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अच्छे अखलाक की तकमील के लिए आए थे। द प्रोसेस ऑफ इनफॉर्मल एजुकेशन स्टार्ट फ्रॉम, जो इनफॉर्मल एजुकेशन कहाँ से स्टार्ट होती है? बर्थ, चाइल्डहुड, न्यू एडोलसेंस, या मेचोरेशन? कब से स्टार्ट होती है? बर्थ। बर्थ से। ठीक है, इनफॉर्मल एजुकेशन जन्मे हैं तो सीखने लगे हैं, मर जाना तो सीखते ही जाओ, सीखते ही जाना है। क्रेडल टू ग्रेव, क्रेडल टू ग्रेव। A teacher can blow true spirit in teaching only a fear, एक उस्ताद जो है ना वो जबरदस्त है बस टीचिंग के अंदर। क्या कब? अगर वो प्रोफेशनली ट्रेंड हो, अगर वो उसको पढ़ाना आता हो, अगर उसको साइकोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ टीचिंग के पता हो कि किसको पढ़ाना। अच्छा, मुझे आज मजे की बात, मैसेजेस आते रहते हैं दोस्तों के जो भी हैं, कहते हैं सर जी मुझे ना चार, अभी थोड़ी देर पहले, सर मुझे चार टॉपिक्स से नोट्स चाहिए, मुझे आपकी बुक नहीं चाहिए, मुझे जस्ट ना चार टॉपिक्स जो है ना, ये सर क्लासरूम में वो लेक्चरर के अंदर जो लिखे हुए थे। मैंने कहा मेरे भाई मुझे ये बताओ पहले, एफपीएससी वाले इतने वेले बैठे हैं, या वो इतना, ये चार टॉपिक दे देंगे और उसमें से 40 नंबर का पेपर दे देंगे?
इस ये क्राइटेरिया रह गया एफपीएससी का। हमें ना बेसिकली पता ही कोई नहीं कि इन 4 टॉपिक में क्या है। देखिए, जो टीचिंग मेथड की बात आई है ना, तो साइकोलॉजी करनी पड़ेगी उसमें, ये फाउंडेशंस करनी पड़, करिकुलम की बात आई है उनमें। अब साइकोलॉजिकल फाउंडेशन की बात आई है तो इसका मतलब साइकोलॉजी की मेजर थ्योरी जो एजुकेशन के रिलेटेड है करनी पड़ेगी। अगर फिलोसॉफिकल फाउंडेशन की बात आई तो पूरी फिलॉसफी करनी पड़ेगी। मैनेजमेंट की बात आई है तो एजुकेशनल मैनेजमेंट की तमाम थ्योरीज करनी पड़ेगी। हम समझते हैं कि यहाँ लिखा हुआ है क्लासरूम मैनेजमेंट, इसका मतलब है क्लासरूम में चंद बच्चों को कैसे पढ़ाना, यही बात होगी, वहां से सवाल होंगे। ऐसी बात नहीं है। सिलेबस बहुत वास्ट है। 4 टॉपिक को देख के ये ना समझा करेंगे ये तो बस कुछ भी नहीं है, ये तो 4 टॉपिक में पेपर हो रहा है, बल्कि आपको उसके लिए सारे चैप्टर करने पड़ेंगे। इवन एजुकेशन की पूरी बुक करनी पड़ेगी। जितना नॉलेज आपको ज्यादा, जितना ज्यादा आपकी स्टडी होगी, उतना आप इस काबिल होंगे कि आप उसको जो है वो आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकेंगे। शॉर्ट स्टडी आपकी कुछ काम नहीं आएगी। तो ये इसका आला अफदीज होगा। ठीक है। पेडागोजी इज द ग्रीक वर्ड विच लिटरली मीन्स, पेडागोजी एक ग्रीक वर्ड है, इसका मतलब क्या है? टू अंडरस्टैंड द चाइल्ड, बच्चे को समझना, गाइड द चाइल्ड, एजुकेट द चाइल्ड या लीड द चाइल्ड, क्या होगा? Lead the child. लीड द चाइल्ड, बच्चे को लीड करना है पेडागोजी को। अप्रोच द टीचिंग प्रोसेस, ब्रिंग द लर्निंग टू द प्रोसेस ऑफ थिंकिंग अबाउट थिंकिंग। इसके लिए हम 2 वर्ड यूज करते होते हैं, थिंकिंग अबाउट थिंकिंग, अपनी सोच के ऊपर सोचना। इसके लिए एक और वर्ड भी यूज, अपनी जात को जानना, अपनी जात की रिफ्लेक्शन लेना, मैं अपनी जात का फीडबैक लेना, तो ये रिफ्लेक्टिव है। ठीक है। थिंकिंग अबाउट थिंकिंग के लिए मेटा का लफ्ज यूज Metacognition. होता है और रिफ्लेक्टिव का वर्ड भी यूज होता है। मेटाकॉग्निशन का वही बता रहा हूँ। अगर यहाँ पे दिए गए ऑप्शन में मेटाकॉग्निशन होता तो आप इसकी तरफ जाते। रिफ्लेक्शन का मतलब भी यही बनता है कि थिंकिंग अबाउट थिंकिंग, अपनी रिफ्लेक्शन करना, अपनी जात, मुझे मैंने क्या सीखा है, मुझे क्या आता है, इसको बोलते हैं वो असेसमेंट के चैप्टर के अंदर असेसमेंट एज लर्निंग। क्या बोलते हैं? असेसमेंट एज लर्निंग, वो इसको बोलते हैं। क्या रिफ्लेक्टिव होगा। एजुकेशन सिस्टम ऑफ पाकिस्तान इज इंस्पायर्ड बाय होम, हम किन से इंस्पायर्ड हैं? वैसे तो आजकल हम कॉलोनी हैं यूएस की। ठीक है। आजकल हम, इससे पहले हम किसकी कॉलोनी थे? यूके की कॉलोनी थे। 1956 तक, जब तक हमारा आइन नहीं बना था, तब तक हम उनका प्रॉपर हिस्सा थे। 1857 से हमारे ऊपर वो रूल कर रहे थे। तो हम एजुकेशन सिस्टम जिससे इम्प्रेस हैं वो यूके के सिस्टम से इम्प्रेस हैं। एज अ टीचर यू वुड, अगर आप जी कोई सवाल कर रहे हैं आप तो लिख लिया करें, क्योंकि फैन चल रहा है तो मुझे ना आपकी आवाज थोड़ी कम ही सम टाइम सुनाई दे रही है, कुछ की समझ आ जाती है, तो इसलिए आपने क्वेश्चन को लिख दिया करें अगर कुछ पूछना होता। अच्छा, एज अ टीचर यू वुड लिसन टू द पर्सनल प्रॉब्लम ऑफ a स्टूडेंट ओनली if the स्पेशल, भाई जो बच्चे स्पेशल है उन्हीं की बात जी। प्लीज दोबारा सवाल कीजिएगा। चलें। ऑलवेज लिसन टू द प्रॉब्लम ऑफ स्टूडेंट, हमेशा बच्चों के प्रॉब्लम को सुनना चाहिए। नेवर लिसन, कभी बच्चों बच्चों की बात नहीं सुननी चाहिए। लिसन टू द प्रॉब्लम ऑफ स्टूडेंट एंड मॉडरेट देम टू द प्रिंसिपल, बच्चों की बात सुननी चाहिए और उनको लिए मॉडरेट देम या मेडिएट देम या उनको रेफर करना या रेकमेंड करना टू द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल की तरफ रेकमेंड किया जाए। कौन सा ऑप्शन ठीक है? ये वाला ऑप्शन ठीक है। ठीक है। बच्चों की बात सुने, अगर हल कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो हायर अप्स तक उनकी रिकमेंडेशन, उनकी बात को पहुंचा दे। The process in which all community members learn from each other without prior planning, जहां कोई पहले से प्लानिंग नहीं, लेकिन हर बच्चा अपने एक दूसरे से सीख रहा होता है। ग्लोबल एजुकेशन, इनफॉर्मल, यूनिवर्सल या ऑल ऑफ दीज, कौन सी एजुकेशन ये होगी? इनफॉर्मल एजुकेशन। कौन सी एजुकेशन होगी? इनफॉर्मल एजुकेशन, एक दूसरे से सीख रहे हैं। एजुकेशन प्लान विद पर्टिकुलर एंड, वो एजुकेशन जिसका एक खास एंड होता है, जिसका खास मकसद होता है, जिसके आखिर पे हमें कुछ मिलता है, वो कौन सी है? Formal. अच्छा, ये वाला सवाल भी आपने मुझे जवाब आपने बताना है। फिर इसके नीचे वजाहत दी गई है। जॉब स्पेसिफिकेशन का मतलब क्या होता है? कोई बताएगा मुझे? जॉब स्पेसिफिकेशन का मतलब क्या होगा? Scope of job. हाँ जी। Scope of job. स्कोप ऑफ जॉब तो अलग से चीज नहीं है। नहीं,
नहीं, नेचर ऑफ जॉब भी नहीं है। नेचर ऑफ जॉब से मुराद तो ये होता है ना कि जॉब परमानेंट है, टेम्परेरी है, ये होता है नेचर ऑफ जॉब, ठीक है। और स्कोप ऑफ जॉब कि भाई कितनी मेरी पहुंच कहाँ तक है, मैं कोई मिनिस्टर लग गया हूँ, मैं मेरी कितनी अथॉरिटी है, किन लोगों के ऊपर रूल करना है, कितना पैसा मेरे पास आना है, स्कोप ऑफ जॉब हो जाएगा। जॉब स्पेसिफिकेशन जो है, इनके अंदर बताओ, जॉब डिस्क्रिप्शन ऑफ जॉब और रिक्वायरमेंट ऑफ द जॉब के अंदर बताएं जी। ये डिस्क्रिप्शन ऑफ द जॉब इसका करेक्ट आंसर होगा। जॉब स्पेसिफिकेशन या रिक्वायरमेंट ऑफ द जॉब, रिक्वायरमेंट ऑफ द जॉब, डिस्क्रिप्शन ऑफ द जॉब। अच्छा, रिक्वायरमेंट ऑफ जॉब के, इस जॉब के लिए कौन सी रिक्वायरमेंट है, कौन सी एजुकेशन। जॉब स्पेसिफिकेशन के जॉब के अंदर क्या, ये डिस्क्रिप्शन ऑफ द जॉब इसका करेक्ट आंसर होगा। ये टर्म आपने याद कर लेंगे, ठीक है। मैंने इसकी वजाहत भी कर दी हुई है आपको ना। नहीं नहीं, नेचर ऑफ जॉब जो होता है ना, ये कहते हैं जॉब कंट्रैक्ट है, परमानेंट है, तो ये ना, ये नहीं होगा। जॉब डिस्क्रिप्शन या जॉब रिक्वायरमेंट, इन दोनों के अंदर होगा। चलिए, इसको चेक आप लोगों ने करना है। ग्रुप रात को ओपन है, मैं सुबह बंद करूंगा। आप लोगों ने विद साउंड प्रूफ कहीं से हवाले के साथ आप लोगों ने इसको बताना है, ठीक है। तो आप लोगों ने इस चीज को ग्रुप के अंदर बताना है कि सर इसका आंसर कौन सा है, ठीक है। एजुकेशन इज द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एक्सपीरियंस इज एक्सपाउंडेड बाय, ये कौन कहता है कि एक्सपीरियंस के बाद कौन करता है एजुकेशन के अंदर। जॉन डेवी एक्सपीरियंस के बाद। जॉन डेवी। अच्छा जी, व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ नॉन फॉर्मल एजुकेशन। नॉन फॉर्मल एजुकेशन की कौन सी इंपॉर्टेंट चीज है, टीचर, स्टूडेंट, मीडिया या नॉन फॉर्मल एजुकेशन के अंदर सबसे ज्यादा अहमियत किसको दी जाती है। मीडिया। मीडिया को दी जाती है। बाय क्वाड्रियम। अच्छा, ये जो पुराना जमाना था ना, तब दो टर्म एजुकेशन के मुतालिक बोले, ये दो तरह की एजुकेशन थी। एक को बोलते हैं ट्रिवियम, एक को बोलते थे क्वाड्रियम। ट्रिवियम और क्वाड्रियम, ये दो तरह की एजुकेशन होती थी। यानी कुछ लोग जो जबान की तरफ जाते थे वो जाते थे ट्रिवियम की तरफ, कुछ लोग जो अदर प्रोफेशन प्रोफेशन की तरफ जाते थे वो होते थे क्वाड्रियम। क्वाड्रियम का मतलब चार, ट्रिवियम का मतलब तीन। अब आप मुझे बताएं कि क्वाड्रियम के अंदर इन चार में से कौन सी बात आएगी। अरिथमेटिक, म्यूजिक, एस्ट्रोनॉमी एंड जियोमेट्री, ये आती है क्वाड्रियम में, ठीक है। यानी इसके अंदर जबान वाली कोई चीज नहीं है। अरिथमेटिक, म्यूजिक, एस्ट्रोनॉमी। और ट्रिवियम के अंदर जो है ना, वो उसके अंदर आते हैं, ये ट्रिवियम, ये ट्रिवियम, ट्रिवियम के अंदर कौन से आते हैं, ग्रामर, रिटोरिक एंड डायलेक्टिक, ठीक है, ये आता है। व्हाट आर द थ्री कंपोनेंट ऑफ द एजुकेशनल प्रोसेस। कौन से तीन कंपोनेंट है एजुकेशन प्रोसेस में। एजुकेशन, टीचर एंड बुक्स, टीचर, स्टूडेंट एंड एजुकेशन, टीचिंग, लर्निंग एंड प्रैक्टिस। क्या चीज होती है जी, टीचर, स्टूडेंट और एजुकेशन। एजुकेशन इज अ ब्रॉडर टर्म, मीन एजुकेशन ब्रॉडर टर्म इसका मतलब क्या है, एक्विजिशन ऑफ नॉलेज, ट्रेनिंग ऑफ इंडिविजुअल, एक्विजिशन ऑफ सम स्किल्स, हार्मोनियस डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल। तो हार्मोनियस डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल ये होती है, ठीक है। हार्मोनियस डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल ये होती है असर। एक एक एजुकेशन पर्पज होता है ओवरऑल किसी को डेवलप करना, ये हार्मोनियस डेवलपमेंट की बात होती है। अच्छा जी, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट प्रमोट मीनिंगफुल लर्निंग अमंग द स्टूडेंट। कौन सी चीज मीनिंगफुल लर्निंग नहीं करती। एक्सप्लोर करना एक अच्छी है, लर्निंग होती है। इंटरेक्शन अच्छा होता है। मेटाकोग्निशन इसके अंदर लर्निंग होती है। किस चीज के अंदर हमारी लर्निंग नहीं हो रही होती, कम, वो पैसिव है, पैसिव ऑब्जर्वेशन। यानी यहाँ पे कोई मीनिंगफुल लर्निंग नहीं हो रही है पैसिव ऑब्जर्वेशन से, बिल्कुल। सुम बुकमुन यूनिफॉर्म ला यरजिऊन। द रोल ऑफ टीचर इज, टीचर का रोल क्या है। टीचर स्कॉलर है, रिसर्चर है, प्रैक्टिशनर है या ऑल ऑफ दीज है। नो 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 ऑल नो, ओके। प्रैक्टिशनर है, ठीक है। अब अगर ओवरऑल कहें स्कॉलर है, रिसर्चर है, वो कई यूनिवर्सिटी टीचर को हम रिसर्चर बोलते हैं। हर टीचर रिसर्चर नहीं होता, हर टीचर रिसर्चर नहीं होता। तो टीचर जो है वो प्रैक्टिशनर है, जो क्लासरूम के अंदर प्रैक्टिस करवा रहा हो। द फेज ऑफ टीचिंग स्टार्ट फ्रॉम द एंटरिंग टू क्लासरूम टिल द प्रेजेंटेशन ऑफ द कंटेंट। उस्ताद जब क्लासरूम में इंटर हो जाता है, यहाँ वैसे थोड़ा सा चेंज होना चाहिए था, टिल लीविंग द क्लासरूम होना चाहिए था। दिस फेज टीचिंग स्टार्ट फ्रॉम द एंटरिंग द क्लासरूम टिल द प्रेजेंटेशन, टिल द प्रेजेंटेशन से मुराद है प्रेजेंटेशन के दौरान। ये कौन सा फेज होगा, प्री एक्टिव, इंटरएक्टिव, पोस्ट एक्टिव। बी। इंटरएक्टिव, शाबाश।
इफेक्टिव टीचिंग रिक्वायर कंटिन्यूअस, जो इफेक्टिव टीचिंग है उसके लिए क्या चीज चाहिए कि वो कंटिन्यूअसली चलती रहे? जी बताइए। एक मिनट, मैं ये जो है कुछ एमसीक्यू की तरतीब बिगड़ी पड़ी है। मैं आज मेरे 200 तक करवाने हैं ना, ये 200 तक आ जाओ, ये इधर तक, इसको मैं चलिए ठीक है। हाँ हाँ, कहाँ 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 थे हम, कहाँ थे, यहाँ पे थे। तो इंटरेक्टिव फेज हो गया। अच्छा, इफेक्टिव टीचर रिक्वायर प्लानिंग चाहिए, मुसलसल प्लानिंग चाहिए। ठीक है, अच्छा अच्छा बंदा बनने के लिए मुसलसल प्लानिंग किया जाए। अ टीचर फॉर मोस्ट ड्यूटी हैज टू डेवलप रिलेशन विद हैंड्स, हैंड्स डेवलप रिलेशनशिप विद यार कोई तो बात लिखें, पेरेंट्स लिख लें, ऐसे क्या हैंड्स, क्या क्या मुराद होता है? ट्रेन हिज स्टूडेंट प्रॉपरली, बिल्ड रिलेशनशिप विद कम्युनिटी, लुक आफ्टर स्कूल प्रॉब्लम, स्कूल प्रॉब्लम को लुक आफ्टर करना। तो असल है ट्रेन हिज स्टूडेंट प्रॉपरली। ठीक है, अब बच्चों को वालिदैन का ताल्लुक बनाना जो ना वो इतना मुनासिब अच्छा नहीं है। वो जैसे आजकल होता है, चले यहाँ बात नहीं करता क्लास में। द मोस्ट सीरियस डिफेक्ट इन टीचिंग टीचर इज, टीचर के अंदर सबसे बड़ा डिफेक्ट क्या होगा? पुअर फिजिकल हेल्थ, कमजोर सा टीचर हो, माड़ा सा टीचर हो, पुअर नॉलेज, नॉलेज कम है, पुअर एकेडमिक रिकॉर्ड, डिग्रियां बड़ी थकी हुई हैं, या पुअर मेंटल हेल्थ, या उसकी पुअर मेंटल हेल्थ है। कौन सा टीचर जो है ना वो ज्यादा खतरनाक होगा? पुअर पुअर नॉलेज, नॉलेज। मेंटल, पुअर पुअर मेंटल नॉलेज, हेल्थ। जो बंदा दिमागी मरीज है ना, खुदा उससे बचाए। ठीक है, कोई भी है, कहीं भी है, साइकोलॉजिकल, वो तो भाई गुस्सा आएगा तो बंदे की हड्डियां तोड़ के रख देगा। अच्छा, द रूल्स फॉर द क्लासरूम शुड बी एस्टेब्लिश बाय द, कौन किसको बनाने चाहिए जो क्लासरूम के अंदर जो रूल्स होते हैं, किसको बनाने चाहिए? स्टूडेंट्स, प्रिंसिपल को। स्टूडेंट्स एंड टीचर। जबरदस्त, डी, स्टूडेंट्स और टीचर को रूल्स बनाने चाहिए। इन टीचिंग इफ नथिंग हैज बीन लर्नड नथिंग हैज बीन, अगर बच्चों ने कुछ नहीं सीखा तो इसका मतलब क्या है? कुछ नहीं पढ़ाया गया। नथिंग हैज बीन डी, टॉट, इसको वर्ब याद रखना है। इफ नथिंग has been learned, it means nothing has been taught. The code of ethics for teachers should include the value of, तो कोड ऑफ एथिक्स के अंदर क्या चीज इंक्लूड है? जस्टिस, ऑनेस्टी, ट्रुथ, सारी चीजें इंक्लूड हैं। उस्ताद में ईमानदार भी होना चाहिए, जस्टिस भी होना चाहिए, ट्रुथफुलनेस भी होना चाहिए। हाउ मच नॉलेज इज गेन थ्रू द सेंस ऑफ टच, टच करने से कितना फीसद नॉलेज ऐसे लेते हैं? ये मैंने पूरा एक चार्ट आपके साथ दे दिया है। मैंने इस तरह का कोई एमसीक्यू रिपीट नहीं किया। मेरी कोशिश है कि मैं इस जो आपको 5000 एमसीक्यू की टिल एग्जाम आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा, इन एमसीक्यूज के अंदर मैं कोई एमसीक्यू ऐसा ना हो जो रिपीट हो रहा हो। तो ये वाले एमसीक्यूज बाद में आ रहे थे, मैंने उनको खत्म कर दिया। आपको पता है अब टच के अंदर 6% है, तो विजन के अंदर है कितना है? विजन, इस विजन के लिए ना 3 तरह का कीवर्ड यूज होते हैं कि ऑब्जर्वेशन, साइट, विजन 75% है, ऑडिटरी लर्निंग या हेयरिंग लर्निंग 13% है, सेंस के जरिए जो ये जो टच के जरिए 6%, स्मेल या ऑल फैक्ट्री, ये इनके लिए वर्ड यूज होते हैं, ये बायोलॉजिकल वर्ड, ये भी आपने याद रखने हैं, वो 3% है। टेस्ट या गस्टेटरी वो 3% है, ये जो हम नॉलेज ले रहे होते हैं, ये आपने याद कर लेना। The rules for presenting difficult terms and concept to make them easy to comprehend in classroom, जब हम कंसेप्ट को ना इजी करते हैं, आसानी से सबकी समझ आ जाए, इसे मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग बोलते हैं। ऑफ हमारे पास टीचिंग। 5 मिनट पड़े हैं और हमारे पास 11 एमसीक्यूज पड़े हैं, इसलिए थोड़ी स्पीड पकड़ रहा हूँ। अ कम्युनिकेशन विच रन्स अलोंग द सेम लेवल, सेम लेवल पे हो। मैं 17वें स्केल का बंदा 17 स्केल के टीचर से बात कर रहा हूँ, लेक्चरर से बात कर रहा हूँ। 188, चलो करता हूँ यार, ये हॉरिजॉन्टल, हॉरिजेंटल। ठीक है, हॉरिजॉन्टल 88 इधर है जी, कम्युनिकेशन। 188 ये आ गया। कि हम जो नॉलेज ना टच से लेते हैं, टच यानी जो नॉलेज हम लेते हैं ना, ये किन चीजों से? देखने से कितने परसेंट नॉलेज लेते हैं, सूंघने के से कितने परसेंट नॉलेज लेते हैं, टच करने से कितने लेते हैं। तो यहाँ चूंकि बात हुई टच की, तो 6% हम टच करने से, यानी किसी चीज को छूने से हम चीजों को नॉलेज लेते हैं, वो 6% है। ठीक है, सुनने से हम 13% लेते हैं, टच करने से 6%, स्मेल से 3 और टेस्ट से भी 3%। थोड़ा सा क्लियर हुआ? अकॉर्डिंग टू द मास्लो। अच्छा, ये सवाल अक्सर बच्चे गलत करते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट, अब बच्चे करते हैं एक्चुअलाइजेशन कर देते हैं, और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन मास्लो के नजदीक इंपॉर्टेंट जो है ना वो फिजिकल फिजियोलॉजिकल नीड्स हैं। रोटी कपड़ा मकान इंपॉर्टेंट है, पहले ये तो ले लो, जब ये होंगी तो ऊपर जाओगे ना, तो ये फिजियोलॉजिकल नीड है।
विच इन वास्ट, कौन सी स्कोप किसका वास्ट है। मैंने टॉपिक पढ़ाया हुआ है और बड़ा दिल से टॉपिक में पढ़ाता हूँ। जब भी मैं एजुकेशन में पढ़ाता हूँ, जितने मैंने बैचेस पढ़ाए हैं, तो सबसे ज्यादा इसके ऊपर फोकस करता हूँ कि ये टॉपिक बेस बनाता है आपकी टीचिंग मेथड्स की, और ये बहुत जरूरी है। तो इसमें जरा मुझे बताएं कि वास्ट स्कोप क्या है। ये चार जो दिए गए ऑप्शन है, टीचिंग टीचिंग स्ट्रेटजी जबरदस्त, बी। एक्सेप्टेड वे ऑफ लाइफ जो होता है वो कौन सा होता है, किसके अंदर आता है, कल्चर। ठीक है, एक्सेप्टेड वे ऑफ लाइफ। अच्छा, ये क्या है, इट अपेयर एज लिमिट इन ईसी एजुकेशन पाकिस्तान एंड देयर इन, पाकिस्तान के अंदर जो है वो ईसी की एज लिमिट क्या है। पता नहीं ये क्या सवाल था, एज लिमिट। अप्रोक्सीमेटली होगा भाई। हाँ चलिए, एज लिमिट एंड ईसी एजुकेशन पाकिस्तान के अप्रोक्सीमेटली अंदर एज 3 से 5 साल है। ठीक है, दुनिया के अंदर 6 साल तक कहा जाता है। हमारे यहाँ जो पॉलिसी है उसके अंदर उसको 3 से 5 साल तक किया गया। इट हेल्प्स to minimize behavioral challenges in the classroom and are key to a well managed and organizational class। अच्छा, कौन सी चीज है जो क्लासरूम को ना ऑर्गेनाइज बनाती है, वेल मैनेज बनाती है, कौन सी चीज है, वो रूटीन है, टाइम टेबल है। अगर ये नहीं रूटीन नहीं होगी तो क्लास डिसऑर्गेनाइज होगी। ठीक है, तो यहाँ पे ये वेल मैनेज आया ना, इस वजह से आपको टाइम टेबल या रूटीन की तरफ जाना चाहिए। Rules create clear dash for the children and need to define what an acceptable behavior is। रूल्स क्लियर क्या करते हैं, अच्छा अगर एक इदारे के अंदर रूल्स बनाए जाते हैं तो ये क्या करते हैं, ये हमारी एक्सपेक्टेशन को क्लियर करते हैं कि अब यहाँ पे हमें कैसे रहना है, कैसे बिहेव करना है। चूज द रॉन्ग स्टेटमेंट, स्टूडेंट लर्न बेस्ट इन नेचुरल एनवायरनमेंट, ठीक बात है। स्टूडेंट लर्न बाय बेस्ट बाय डूइंग, ठीक है। स्टूडेंट लर्न बेस्ट इन प्लेइंग कंडीशन, ये भी ठीक है। स्टूडेंट लर्न बेस्ट इन कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट, ये गलत है। कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट के अंदर बच्चा लर्न नहीं करता, डरता ही रहता है। इन एजुकेशन विजन 2025 वाव एम टू इंक्रीजिंग पब्लिक एक्सपेंडिचर बाय द फेडरल गवर्नमेंट टू डैश ऑफ द जीडीपी बाय, ये पुराना सवाल है, वैसे इसे करना तो नहीं चाहिए, लेकिन 4% जो है वो जीडीपी का स्पेंड करेंगे। ये झूठ हम 1960 से बोलते आए हैं और अब तक बोल रहे हैं। वही वही। अच्छा, एजुकेशन इन इस्लाम, इस्लाम के अंदर जो एजुकेशन है ये वैल्यूफुल है। ठीक है, क्या है, वैल्यूफुल है। इन ग्रीक वर्ड शोले, शोले इस या स्कूल बोलने, इस स्कूल को कहते हैं, ग्रीक वर्ड के अंदर शोले स्कूल को बोलते हैं। शुक्र है अल्लाह का जिसने हमें 100 सवाल मुकम्मल करने की तौफीक अता फरमाई। ठीक है, कल हम इस चैप्टर को खत्म कर देंगे। इस चैप्टर के अंदर टोटल 260 के एमसीक्यूज मैंने लिखे हुए हैं, बेसिक यही जो कम्युनिकेशन के रिलेटेड है। तो कल इंशाल्लाह इस चैप्टर को फिनिश कर देंगे। ओके जी, ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। ग्रुप रात को ओपन है, किसी सवाल के अंदर जो कंफ्यूजन हो वो बता दीजिएगा, और जो कोई आपका सवाल करने वाला हो, पूछने वाला हो, पूछ लीजिएगा। तो फिर सुबह उठते साथ ही मैं आपके मैसेजेस रीड करके ग्रुप को बंद कर दूंगा, ताकि दिन को कोई डिस्टर्ब ना हो। जज़ाकल्लाह सर। जी।